नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन से जो कम्युनिस्ट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने आज 2 राज्यपाल नियुक्त किए हैं। इनमें बताया है कि इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जिस दिन से ये लोग पदभार ग्रहण करेंगे उसी दिन से इनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी। और इस बीच लखनऊ से अहम जानकारी। जानकीपुरम थाना क्षेत्र में गैंगरेप हुआ है। हैदराबाद की रहने वाली महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। बता दें, नौकरी दिलाने के नाम पर महिला को हैदराबाद से बुलाया गया। आरोपी मनीष शर्मा ने घर के पास ले जाकर किया गैंगरेप। महिला ने मनीष शर्मा, तुकाराम और अभिषेक पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पीड़िता को एयरपोर्ट लेने भी गया था मनीष शर्मा। पीड़ित महिला ने जानकीपुरम थाने में लिखवाई है एफआईआर। तो हैदराबाद की रहने वाली महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि नौकरी दिलाने के नाम पर महिला को झांसा दिया गया, हैदराबाद से बुलाया गया और इसके बाद से इस संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी मनीष शर्मा ने घर के पास ले जाकर किया है गैंगरेप। महिला ने मनीष शर्मा, तुकाराम और अभिषेक पर लगाए हैं गंभीर आरोप। तो महत्वपूर्ण जानकारी लखनऊ से आप तक पहुंचा रही हैं शुभम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, कब हुई यह वारदात, कैसे उजागर हुआ और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैंगरेप की वारदात जो है सामने आई है। हैदराबाद से एक युवती जो है नौकरी के लिए जो है जो उसका दोस्त है मनीष, उसने युवती को बुलाया हुआ था। युवती की तरफ से बताया गया कि 4 साल पुरानी जो है दोस्ती मनीष से युवती की थी और उस चक्कर में युवती जो है नौकरी के नाम पर यहाँ आई हुई थी लखनऊ। और हैदराबाद से जब लखनऊ आई थी, एयरपोर्ट पर जो मनीष है वो लेने पहुंचा था। उसके बाद वो जानकीपुरम थाना क्षेत्र के पास जो है अपने घर पर लेके गया। घर पर ले जाने के बाद वहां पर जो है उसके 2 दोस्तों ने और कहा था 3 लोगों ने मिल करके उसके साथ गैंगरेप किया और पीड़िता की शिकायत पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब अग्रिम कार्रवाई जो है पुलिस जो है कर रही है और देखना ये होगा कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। आखिरकार जो पुलिस है वो कब जो है जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कब कर पाती है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है क्या? कब एफआईआर दर्ज हुई, कितना वक्त लगा शुभम? जी बिल्कुल, बता दें कि जो मामला है, जो युवती है वो 18 तारीख को लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ पहुंचने के बाद उसके साथ जो है वारदात हुई है। वारदात के बाद तुरंत जो है एफआईआर जो है कल देर रात में दर्ज कर ली गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंची थी जहां पर आरोपी जो है रहते थे और वहां पर आरोपी जो है मौके से फरार मिले। लेकिन अभी मिल रही जानकारी के हिसाब से कि पुलिस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है बिल्कुल अब देखना होगा कि क्या पुलिस कोशिश करती है सही में आरोपियों को धर दबोचती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभम तमाम जानकारियों के लिए। और रायबरेली में थाने पर तैनात सिपाहियों का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जहां नशे में धुत होकर ये सिपाही डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इसका वीडियो वायरल हो रहा है और पूरे थाने में हड़कंप मच गया वीडियो वायरल होने से। वहीं क्षेत्राधिकारी डलमऊ ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच बैठाई है। इसके साथ ही ये सिपाही गदगंज थाने के बताए जा रहे हैं उसमें तैनात थे। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि नशे में धुत होकर ये डांस कर रहे थे सिपाही, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। क्षेत्राधिकार तक ये बात पहुंच गई है और ऐसे में इलाके में हड़कंप मचा है और ड्यूटी पर तैनात थे ये। उसी समय ये नशे में धुत डांस करते हुए सिपाही नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। राजू तिवारी, किस चीज का गम है सिपाहियों के अंदर?
बिल्कुल बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के सिपाहियों का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सीओ जलमऊ से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये वीडियो जो है इनके प्राइवेट रूम का है। हालांकि गदागंज थाने में तैनात सिपाही है जिनके द्वारा एक बर्थडे पार्टी के दौरान इस तरह का रील बनाया गया, वापस कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें इस मामले को लेकर के द्वारा पूरे मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है, लेकिन साफ तौर पर जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पुलिस जो उत्तर प्रदेश की है वो अनुशासन के रूप में रहती है और अनुशासित पुलिस उत्तर प्रदेश की कही जाती है। तो इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तरह तरह के चर्चे हो रहे हैं और अनेक प्रकार से कमेंट भी सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में जब पुलिस से बात करने का प्रयास किया गया तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इसमें पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की वर्दी नहीं पहनी गई और किसी तरह थाने का वीडियो नहीं है, ना ही बैरिक का वीडियो है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस तरह का वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस विभाग में हड़कंप का माहौल देखा गया है और अभी तक पुलिस के द्वारा केवल जांच कराने की बात कही जाएगी, लेकिन जो वो तरह तरह की चर्चा और कमेंट सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। जी, तो कितने ये सिपाही थे जो कि डांस करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सबके खिलाफ कार्रवाई होगी? नाम पता चले हैं सबके? जी बिल्कुल, पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जो सिपाही है ये डलमऊ कोतवाली में तैनात हैं और डलमऊ कोतवाली में तैनात सिपाहियों का वीडियो है जो वायरल हुआ है। इस पर टीम गठित की गई और टीम गठित करने के बाद इन पर जांच करने के बाद कार्यवाही की जाएगी। लेकिन साफ तौर पे जो सीओ डलमऊ का कहना है कि अभी तक जांच में जो सामने मामला आया है वो कहीं ना कहीं ये प्रकाश में आया है कि ये इनके व्यक्तिगत रूम का है और वर्दी में नहीं है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस साफ तौर पे पर्दा डालने का अभी तक देखना होगा इनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नाम भर ही रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए राजू। तो सिपाहियों का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो में किस तरीके से सिपाही नशे में धुत है और डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। और इस बीच बदायूं से बड़ी खबर, एआरटीओ कार्यालय में लगी है भीषण आग। अग्निकांड में जलकर हुए हैं राख। रिकॉर्ड बता दें कार्यालय के ऊपरी हिस्से में आग लगी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। रिकॉर्ड गायब करने की साजिश में आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। एआरटीओ के कार्यालय में आग लगी है और अग्निकांड में ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जलकर खाक हो चुका है और ऐसे में साजिश के तहत ये आग लगाई गई है, ये कहा जा रहा है। विजय कुमार ज्यादा जानकारी के साथ बदायूं से जुड़ चुके हैं। विजय, आग लगने के कारणों का क्या पता चला है? देखिए, अभी तक ये आग लगने का मामला जो है संदिग्ध बना हुआ है और कार्यालय के ऊपरी वाली मंजिल में जिसमें रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता था उसी पोर्शन में आग लगी है और आग लग करके पूरा लगभग सभी रिकॉर्ड जो है जल करके खाक हो चुका है। वहीं एआरटीओ का कहना है कि जब अर्ली मॉर्निंग आग लगी थी उसके धुआं निकलने की सूचना गार्ड से प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर के फायर ब्रिगेड को उन्होंने सूचना दी। उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच करके ये आग पर काबू पा लिया। तक जो है ऑल रिकॉर्ड जो है जल करके खाक हो गया है। कितना वक्त लगा आग को बुझाने में? क्या किसी के हताहत होने की भी खबर निकल के सामने आ रही है विजय? देखिए, अर्ली मॉर्निंग का मामला है। उस समय आरटीओ में फिलहाल कोई नहीं था क्योंकि गार्ड सिर्फ ड्यूटी पे थे, तो गार्डों के माध्यम से आग का पता लगा और जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया तब तक जो है रिकॉर्ड लगभग जल करके खाक हो गया है। क्या पूरी तरीके से अभी आग बुझ चुकी है? हाँ, आग पर काबू पा लिया गया है और इस पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जैसे जिला मजिस्ट्रेट और बरेली से आरटीओ भी मौके पर पहुंच रहे हैं, जिसकी जो गहनता से जांच की जा रही है कि आग किस कारणों से लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा मामला जो है ये दस्तावेज का था जिसे छुपाने के लिए आग लगाई गई हो, और पूरा मामला अभी तक सामने नहीं आया खुल करके, अभी जांच चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारियों के लिए। तो एआरटीओ कार्यालय में भीषण आग लगी है जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आग अभी तक बुझा ली गई है, लेकिन जो भी कागजात रखे थे जलकर खाक हो चुके हैं। रायबरेली में देर रात पत्नी, ससुर और साले को मारने ससुराल पहुंचे पति को घर वालों ने ग्रामीणों की मदद से पेट से बांधकर तालिबानी सजा दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मामला
ग्रुप कशगंज के पूर्वा गांव का बताया जा रहा है, जहां देर रात उन्नाव निवासी अमित देर रात पत्नी, ससुर और साले को मारने के इरादे से अपने ससुराल पहुंच गया और घर में घुसकर कई बार बड़ी घटना को अंजाम देता। तो इससे पहले ससुराली जनों ने शोर मचा दिया और ग्रामीणों की मदद से उसको पकड़कर पेड़ पर बांध दिया। पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस वालों ने पेड़ से बंधे युवक को छुड़वाया नहीं और सुबह आने की बात कहकर मौके से चले गए। युवक को पेड़ से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। फतेहपुर में नवरात्रि के त्योहार को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां नवरात्रि त्योहार के दौरान बार बालाओं का डांस कराया गया, जहां इस डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये डांस बिना परमिशन के कराया गया है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जहां वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वीडियो फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाने के कोडारवर गाँव का बताया जा रहा है। और एक शेर इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर 2-2 कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव, तो समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का समझौता नहीं होने की आज इंडिया गठबंधन पर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बने विपक्षी दलों के इस महागठबंधन में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इशारों में बतला दिया है कि गठबंधन देश के स्तर पर है या प्रदेश के स्तर पर, और अगर प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर नहीं होगा। मतलब सीधे और सीधे सपाट है कि अगर कांग्रेस एमपी में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती तो यूपी में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने के लिए रुला देगी। विपक्षी गठबंधन की पटना में 23 जून को, बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को, जबकि मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को 3-3 बैठकों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर जल्दी फैसला लेने की बात हुई थी। अखिलेश ने मुंबई की मीटिंग के अंदर कह दिया था कि सितंबर तक सीट तय कर लिए जाए ताकि कैंडिडेट्स के पास काम करने का समय हो। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि गठबंधन की बैठकों के बाद अखिलेश यादव बस एक ही बार पटना में ही बोले, वो भी महज 50 सेकंड। वैसे ये हकीकत है कि सीटों के हिसाब से देखें तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जहां विपक्षी खेमे के सबसे बड़े खिलाड़ी अखिलेश यादव ही दिखाई देते हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन को लेकर एक अलग रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर राज्यों में जीत के अनुमान भर से कांग्रेस के भाव 7वें आसमान पर हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन उसका रवैया कुछ और ही है। ऊपर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की 80 सीटों वाले बयान ने एक बार फिर से सियासी संग्राम छेड़ने की ओर इशारा कर दिया था। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा।
ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। तो समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। असल में हैदराबाद में 16-17 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हर हाल में सीट शेयरिंग चर्चा को 5 राज्यों तक डाल देना चाहते थे। एमपी के साथ साथ राजस्थान में भी सीट मांगी थी, लेकिन जब एमपी में ही बात नहीं बनी तो राजस्थान में क्या मिलेगा, इसे समझा जा सकता था। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी। अखिलेश यादव की पार्टी 2018 में चुनाव में 1 सीट पर चुनाव जीती थी और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वो बस इस 7 सीटों पर कांग्रेस को सपा का समर्थन करने के लिए कह रहे थे। कांग्रेस के कैंडिडेट की लिस्ट जारी की तो उसमें 4 सीटें ऐसी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि मतलबों की लड़ाई में गठबंधन को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी झटका ना दे दे, इस बात का खतरा अब इंडिया गठबंधन में बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और झारखंड में वैसे तो कोई ना कोई बयान सियासी संग्राम का गवाह बन ही जाता है, मगर इस बार सियासी बयान का आधार कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज और कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की है, जिसने झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट वाले बयान ने बीजेपी को जैसे बैठा दिए का मौका दे दिया है। तो क्या वाकई में झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट मची है और क्या वाकई में सीएम हेमंत इस लूट की उच्च स्तरीय जांच कराएं? जी, ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष के बयान पर मचे संग्राम के बाद बीजेपी सवाल कर रही है। ये सवाल अब झारखंड की सियासी फिजाओं में गूंज रहा है, क्योंकि बीजेपी का तर्क है कि झारखंड के जल जंगल जमीन को लूटने वाला बयान किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस के ही दिग्गज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि अब बीजेपी इस बयान के आधार पर हेमंत सरकार पर वार कर रही है। पार्टी का सवाल रहा है कि बोलती कुछ और करती कुछ और। एक तरह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के विधायक भी माननीय मंत्री के रूप में सरकार में स्वाभाविक हो चुके हैं। इसलिए ऐसा लगता है बंधु तिर्की जी को कि जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, तो पदाधिकारी को दबाव ना करके माननीय मुख्यमंत्री को दबाव बना करके जो उस प्रकार काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल बंधु ने कहा है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर आवांक्षित तत्व उसका दुरुपयोग करते हुए जमीन घोटाले में संलिप्त हैं। जमीन घोटाले में संलिप्त लोग उच्च न्यायालय एवं अन्य अदालतों को भी अंधेरे में रखकर अपने दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब कांग्रेस के नेता भी इस बयान पर सफाई दे रहे हैं कि पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के नेता अभी तक झूठ और साजिश करने का ही कार्य कर रहे हैं। सच्चाई दिखती नहीं और सच्चाई को किसी दूसरे के माथे पे थोप करके बयानवीर बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते हैं। तो हमें लगता है आदित्य साहू जी एक्सीडेंटियल राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। कुछ तो बोलेंगे, कुछ अगर नहीं बोलेंगे तो उनके आका कल उनको निकाल भी देंगे। ये भी डर उन लोगों में बना रहता है। तो झूठ, साजिश, षड्यंत्र, नए नए हथकंडे ये लोग अपनाते रहते हैं। अब बीजेपी बंधु तिर्की के बहाने की हेमंत सरकार पर निशाने साध रही है और कटाक्ष करते हुए दुहाई दे रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की वे इस मामले पर उच्च स्तरीय टीम कर गठन कर जांच का आदेश दें, जो खास तौर पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की भी जांच करे, ताकि झारखंड में जंगल के साथ ही नदी नाला, बालू और जमीन को भी लूटने से बचाया जाए। यानी बयान पर खड़ा हुआ बवाल बीजेपी के लिए सियासी हथियार में तब्दील हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
और जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं बरेली, जहां की जनता शुद्ध पेयजल पाकर गदगद हो रखी है और योगी सरकार का आभार भी जता रही है। रिपोर्ट देखिए। जल है तो जीवन है, इस स्लोगन को तो पढ़ा हर किसी ने होगा, लेकिन इस स्लोगन के महत्व को समझा केंद्र की मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने, जिस कारण जल जीवन मिशन की उत्पत्ति हुई। लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए काम शुरू हुआ। देश भर में जहां पीएम मोदी के निर्देश पर इस काम को किया जा रहा है, तो वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ पीएम के हर घर स्वच्छ जल के सपने को धार दे रहे हैं, जिस कारण प्रदेश में तेजी से काम हो रहा है। बरेली में भी पीएम की महत्वाकांक्षी योजना के तहत काम हो रहा है। जिले के 5 तहसीलों में और 15 ब्लॉकों में योजना के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। वहीं करीब 60% काम जिले में पूरा हो चुका है और बाकी बचे काम को जल्द पूरा किया जाएगा। जल जीवन मिशन का लाभ पाकर लोग गदगद हैं और योगी सरकार का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। बहुत अच्छा पानी आ रहा है, पहले पीला वगैरह पानी आता था, इस टाइम पे अपना बहुत अच्छा मतलब गहरा पानी आ रहा है, साफ स्वच्छ, इससे लोग बीमार वगैरह बहुत कम हो रहे हैं। पानी भी अच्छा है, पहले पशुओं के लिए भी हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दिए वचन को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यूपी की एक समस्या हुआ करती थी पेयजल की, लेकिन योगी राज में उस समस्या पर भी चोट किया गया है और उसे खत्म करने का काम किया जा रहा है, जिससे लोग खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।